हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के 70 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती हैं। तो सगर्भता के लगभग 8 सप्ताह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित हो जाती है। 8 सप्ताह यानी कि 2 माह, हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ और याद रखना है। भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला अंग कौन है? तो भ्रूण में सबसे पहले हार्ट का विकास होता है। करीब सगर्भता के 5 से 6 सप्ताह के आसपास हार्ट का विकास हो जाता है। यहाँ से कुछ और याद रखना है, लगभग 24वें सप्ताह के आसपास माँ के पेट में बच्चा पैर चलाने लग जाता है, जिसे किकिंग कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावित करता है? तो सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि पित्तपिंड। कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी रूप से पाया जाने वाला हमारे शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है तथा आंशिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का भी निर्माण कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफी पुटक के बारे में देखेंगे तो यह ग्राफियन फॉलिकल ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है, जबकि थोड़ी सी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है तो अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। जैसे अंडाणु बाहर निकल जाता है, अंडाणु के चारों तरफ जोना पेलुसिडा का एक परत बन जाता है, जो अंडाणु को चारों तरफ से घेर कर उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा सही विकल्प जोना पेलुसिडा यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी कुछ बात यहाँ से याद रखें, जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? तो ग्लाइकोजेन और एमिनो एसिड, ये दोनों केमिकल मिलकर जिस प्रोटीन को बनाता है उसे ही ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। जैसे ही स्पर्म अंडाणु के निषेचन करने के लिए आता है तो सबसे पहले ये आवश्यक हो जाता है कि जो स्पर्म आया है वो अंडाणु के ये जो पहला लेयर है जोना पेलुसिडा, उसको तोड़े। बिना तोड़े स्पर्म अंडाणु के साइटोप्लाज्म में नहीं प्रवेश कर पाएगा। इस वजह से स्पर्म इस अंडाणु के जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ने के लिए एक्रोसीन नामक एंजाइम बनाता है। जैसे ही एक्रोसीन नामक एंजाइम इस जोना पेलुसिडा के लेयर पर पड़ता है, यह लेयर टूट जाता है और अंडाणु के अंदर शुक्राणु आसानी से प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार अंडाणु का न्यूक्लियस और शुक्राणु का न्यूक्लियस ये दोनों आपस में मिलकर जाइगोट का विकास करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न हो जाती है। यहाँ से कुछ और याद रखें, मासिक चक्र के किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो मासिक चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्जन होता है। और अंडोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो एलएच हार्मोन के सहायता से अंडोत्सर्जन वाली प्रक्रिया को रेगुलेट किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? यानी कि इनमें से कौन सी कोशिका है जो हैप्लॉइड है, यानी गुणसूत्रों की संख्या इसमें से किसके पास आधी है? तो अंडजननी ये डिप्लॉइड होता है, प्राथमिक अंडक ये भी डिप्लॉइड होता है, युग्मनज ये भी डिप्लॉइड होता है। यहाँ से द्वितीयक अंडक पर ध्यान देंगे तो यही वो कोशिका है जिसके पास आधी गुणसूत्र की संख्या होती है और आधी वाली गुणसूत्र वाली संख्या को अगुणित कहा जाता है। कैसे आधी होती है? तो प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। अब जांच, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? तो एक नई गर्भ निरोधक गोली जो नॉन एस्टेरॉइडल है उसे सहेली कहा जाता है। नॉन एस्टेरॉइडल का अर्थ क्या होता है? यानी कि एक ऐसा मेडिसिन जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है उसे नॉन एस्टेरॉइडल कहते हैं। और सहेली ये नॉन एस्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है। इसे CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? लखनऊ। तो इसे CDRI संस्था के द्वारा बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 6। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% है। यहाँ से आपको जनसंख्या से जुड़ी कुछ और बातों को याद रखना है, जैसे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जबकि जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में एक बार जनगणना किया जाता है।
यहाँ से कुछ और याद रखेंगे आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है। जबकि वर्तमान समय में यह देखेंगे तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है और कुल दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति यानी कि IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हार्मोन मोचक है, यानी इसमें से कौन सा IUD है जो हार्मोन को रिलीज करता है? तो हार्मोन को रिलीज करने वाला IUD है LNG-20। यहाँ से मल्टीलोड 375, कॉपर टी, ये दोनों कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है, जिसके वजह से शुक्राणु मर जाते हैं, अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA प्रतिकृति के बारे में असत्य है? DNA रेप्लिकेशन से जुड़ी कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, यही हमें पहचान करना है। DNA का अर्ध संरक्षी प्रकृति होता है, बिल्कुल सही है। DNA रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड पहले वाला होता है जबकि दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है, इस वजह से DNA को अर्ध संरक्षी कहा जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। विकल्प बी को देखते हैं। DNA की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम DNA पॉलीमरेज है, बिल्कुल सही है। DNA रेप्लिकेशन का प्रमुख एंजाइम DNA पॉलीमरेज है। विकल्प सी, प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप म्यूटेशन हो जाता है, बिल्कुल सही है। यदि नाइट्रोजन क्षार नियमित तरीके से न जुड़कर इनबैलेंस तरीके से जुड़ जाएं तो DNA की सीक्वेंस में कुछ बदलाव हो जाएगा, यही बदलाव म्यूटेशन कहलाता है। DNA की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है, बिल्कुल गलत है। DNA में दोनों स्ट्रैंड पर नाइट्रोजन क्षार सतत रूप से नहीं जुड़ते हैं। ऊपर वाले स्ट्रैंड पर नाइट्रोजन क्षार ऐसे छोटे छोटे खंडों के रूप में जुड़ते हैं जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं, और इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जबकि नीचे वाले स्ट्रैंड में नाइट्रोजन क्षार कंटिन्यूअसली जुड़ते चले जाते हैं, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो एक स्ट्रैंड में सतत रूप से नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं जबकि दूसरे स्ट्रैंड में असतत रूप से जुड़ते हैं, ये वाला विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी है? राइबोसोमल RNA यानी कि rRNA के लिए कौन इसमें से उत्तरदायी है? तो राइबोसोमल RNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ से RNA पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में आप याद रखेंगे। RNA पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा mRNA का निर्माण किया जाता है, जबकि RNA पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा tRNA का निर्माण किया जाता है। 10, कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूट द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? यानी सिंपल तरीके से आप समझिए, जब कोई एक एमिनो एसिड एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को डीजेनरेट कोडॉन कहते हैं। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है कुल कोडॉन की संख्या 64 होती है, जिसमें से 3 कोडॉन किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और ये काफ़ी प्रमुख है, बार बार यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है। तो ये तीनों कोडॉन कौन है? तो पहला है UAA, दूसरा UAG और तीसरा UGA। ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं, किसी भी तरह के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। लैक ओपेरॉन में वाई जीन की क्या भूमिका है? तो लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका यह है कि यह परमीएज का कूट लेखन करता है। लैक ओपेरॉन में 3 विशेष प्रकार की जीन होता है, जैसे कि पहला जेड जीन, फिर वाई जीन और लास्ट तीसरा ए जीन। जेड जीन क्या करता है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है, और वाई जीन बताया ही है मैंने, परमीएज का कूटलेखन करता है, जबकि ए जीन ट्रांस एसिटिलेज का कूटलेखन करता है। आप कमेंट करके बताएं लैक ओपेरॉन मॉडल किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? पुराजीवी परमाणु किसके अध्ययन पर आधारित है? तो पुराजीवी परमाणु जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित है। जीवाश्म का क्या अर्थ होता है? तो पुराने जीवों के जो अवशेष होते हैं, पुराने जीवों का जो मार्क्स होते हैं, वही जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवाश्म तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं यानी कि एनालोगस स्ट्रक्चर, असमजात अंग। असमजात अंग, तो असमजात अंग से जो विकास होता है उसे अभिसारी विकास कहते हैं, जबकि समजात अंग से होने वाले विकास को अपसारी विकास कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने समजात अंग और असमजात अंग को समझाया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 14, प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? तो प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुई थी। दूध को दही में बदलने से
किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो जैसे ही दूध दही में बदल जाता है, दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ से आपको याद रखना है विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन होता है, जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए के कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, जो आँख से संबंधित होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर के अंदर पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में याद रखें, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है और स्कर्वी नामक बीमारी स्किन से संबंध रखता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई का बेहतर सोर्स आंवला और संतरा नींबू जैसे खट्टे पदार्थ होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध किसका घटिया सोर्स है, यानी दूध में कौन सा विटामिन कभी भी नहीं पाया जा सकता है? तो उस विटामिन का नाम विटामिन सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु पर रिसर्च कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक ऐसे केमिकल की प्राप्ति हुई जो जीवाणु के खिलाफ काम कर रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस केमिकल का नाम पेनिसिलिन रखा और इस तरह से पहला एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन का खोज हो गया था। इस खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1928 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को स्टैटिन रोकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टैटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज ये किस तरह के जीव से प्राप्त किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको याद होगा और कमेंट करके उन दोनों जीवों का नाम लिखें जिसके द्वारा स्टैटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा बनाया जाता है। यहाँ से प्रोटीएज से याद रखना है, ये ऐसा एंजाइम है जिसके सहायता से प्रोटीन का पाचन किया जाता है। और पेनिसिलिन ये पहला एंटीबायोटिक है जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को टोटिपोटेंसी अर्थात पूर्व सशक्तता कहा जाता है। सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो हिसारडेल भेड़ की नस्ल है। हिसारडेल का निर्माण कैसे किया गया? बीकानेरी यूज और मेरिनो रैम इन दोनों भेड़ के क्रॉस कराकर हिसारडेल को बनाया गया था। यहाँ से भेड़ की एक और किस्म है डॉली। तो डॉली भी क्या है? भेड़ की ही प्रजाति है। मुर्राह, मुर्राह से आप याद रखेंगे मुर्राह भैंस की प्रजाति है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन मुर्राह भैंस ही करती है, इस वजह से इसे काला सोना कहा जाता है। तो मुर्राह भैंस को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। गाय की कुछ नस्ल को याद रखें जैसे कि साहिवाल, रेड सिंधी, हॉलस्टीन फ्रीसियन, ये सब गाय की उन्नत किस्म है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है? तो उत्परिवर्तन प्रजनन के प्रयोग से पीले मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल को प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 21, डीएनए के खंड का गमन एनोड के तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण क्या है? तो जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो डीएनए के खंड एनोड की तरफ भागने लग जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा एनोड की तरफ ही भागता है। तो डीएनए पर ऋण आवेशित का होना सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन पौधा में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि इसमें से किस पौधे में कायिक जनन नहीं होता है? भूस्तरिका, सल्क, कंद, प्रकंद, ये तीनों विधियां कायिक जनन की है, जबकि मुकुलन ईस्ट में होता है, ये पौधों के अंदर नहीं देखा जाता है। यही विकल्प सही हो जाएगा। इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है। कारा उभयलिंगी होता है, यानी कि कारा द्विलिंगी होता है, बिल्कुल सही है। द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी युग्मक का निर्माण होगा, यही सही है। क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु बनते हैं जिन्हें जूस्पोर कहा जाता है, जबकि प्लांट के अंदर अचल बीजाणु बनते हैं जिन्हें एप्लाने स्पोर कहा जाता है, यह भी सही है। मर्केंसिया के मादा थाइलस के एंथीरिडियोफोर पर एंथीरिडिया रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 24,
निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम वाटर हायसिंथ होता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जलकुंभी एक विदेशी पौधा है। इसे किसी उद्देश्य से भारत में लाया गया था और बंगाल के जलाशय में डाल दिया गया था। जलकुंभी बंगाल के जलाशय में भारी मात्रा में वृद्धि करने लगा, जिससे जलाशय के पूरा सतह इसकी चौड़ी पत्तियों से ढकने लग गई। जिससे हुआ क्या, तो तालाब के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव हैं उन सब में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई। और आप जानते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन का कमी होगा किसी भी जीव के लिए, तो वो जीव धीरे धीरे मरने लगे। तो भारी मात्रा में जलकुंभी की वजह से जलीय जीव मरने लगे। इस वजह से जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यहाँ से आप याद रखेंगे बांस, बांस को हरा सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से इंडोथेसियम, टैपिटम और एपिडर्मिस, ये तीनों लघु बीजाणुधानी का हिस्सा है, जबकि बीजांड द्वार लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। यहाँ से टैपिटम के बारे में आप याद रखेंगे। टैपिटम विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। तो पराग कण को पोषण कहाँ से मिलता है? टैपिटम से मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 26, आवृत्ति बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के बाद दो नर युग्मक बनते हैं? तो दो नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका में विभाजन से होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के बाद दो नर युग्मक के रूप में पराग कणों का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा रहता है? आप भ्रूणकोश के संरचना को पढ़े होंगे। बीजांड द्वार की तरफ यहाँ से 3 कोशिका होती हैं, जिन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। अगल बगल की दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, जबकि बीच वाले कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। और इस बीजांड द्वार के विपरीत वाले भाग पर भी 3 कोशिका होती है। इसे प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। तो यहाँ से प्रतिमुख कोशिका अंड समुच्चय से अलग हो जाएगा और प्रतिमुख कोशिका को हिंदी में प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। विकल्प से बिल्कुल सही हो जाएगा। अंड समुच्चय से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। घास के बीज में प्रसलक को क्या कहते हैं? तो घास के जो बीज का जो आवरण होता है उसे बीज पत्र कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फीसीमा के उपचार में किया जाता है। यहाँ से आप याद रखेंगे मधुमेह के उपचार में इंसुलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन मधुमेह में जो शुगर का लेवल बढ़ा रहता है उस लेवल को कम कर देता है। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन का खोज बेंटिंग और बेस्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन किया जाता है? प्रवर्धन यानी कि एम्प्लीफिकेशन, संख्या को बढ़ाना। तो न्यूक्लिक अम्ल की संख्या कैसे बढ़ती है? तो पीसीआर के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल की संख्या को बढ़ाया जाता है। आप पढ़े होंगे पीसीआर में एक डीएनए की कॉपी को अनेक डीएनए कॉपी में चेंज किया जाता है। यहाँ से पीसीआर का पूरा नाम याद रखेंगे, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये कोशिका के बाहर लैब में चलाया जाने वाला प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डीएनए से अनेक डीएनए को बना लिया जाता है। यदि कोशिका के अंदर डीएनए का प्रवर्धन करना होगा तो इसके द्वारा कोशिकाएं डीएनए रेप्लिकेशन वाली प्रक्रिया करती हैं, जिसकी सहायता से एक डीएनए से अनेक डीएनए को बना लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। किस पीएच पर बैसिलस थोरिनजिएंसिस यानी कि बीटी के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो बैसिलस थोरिनजिएंसिस के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है उसे क्राई प्रोटीन कहते हैं और यह क्राई प्रोटीन क्षारीय पीएच मिलने पर सक्रिय हो जाता है। जैसे ही यह प्रोटीन बॉलवर्म प्रजाति के कीटों के अंदर पहुंचता है तो उसके आंत में जाकर क्षारीय विलयन मिलने पर सक्रिय हो जाता है और वह सक्रिय होकर जहर के जैसा स्वभाव बनाता है, जिसकी वजह से वो कीट मर जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। तंबाकू के पौधा में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए व्यतिकरण यानी आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है, यानी किस वेक्टर का इस्तेमाल करके उसको सूत्रकृमि के अंदर डालते हैं। तो वेक्टर का काम इसमें प्लाज्मिड करता है या तो बैक्टीरियोफेज करता है। तो प्लाज्मिड तो ऑप्शन में है ही नहीं, बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भक्षी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो बासमती चावल की 15 ऐसी किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएमजीओ के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? तो जीईएसी संस्था इस सुरक्षा पर निर्णय लेती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 35,
रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिक तंत्र का जनक कहा जाता है। तो इनका संबंध पारिस्थितिकी से है। और पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हिक्केल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति से एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध है, जबकि आनुवंशिकी का मेंडल से संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? यानी कौन सा इसमें वेक्टर है जो बैक्टीरिया के लिए क्लोनिंग का काम नहीं करता है? तो बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और पीबीआर 322 ये तीनों बैक्टीरिया के लिए वेक्टर का काम करते हैं, जबकि टीडीएनए बैक्टीरिया के लिए वेक्टर का काम नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए यानी आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो आरडीएनए को जंतु कोशिका के केंद्रक में माइक्रो इंजेक्शन के सहायता से डाला जाता है, जबकि प्लांट के कोशिका के केंद्रक में जीन गन के द्वारा आरडीएनए को डाला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डीएनए के पृथक्करण के लिए कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? यानी कवक के डीएनए को निकालने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग करते हैं? तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है और उस काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही क्वेश्चन प्लांट से पूछ दे तो पौधों का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होगा और उसको तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जीवाणुओं का कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है और उसे तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से डीएनएज के बारे में याद रखेंगे। डीएनएज वह एंजाइम है जिसके सहायता से डीएनए को तोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पीबीआर 322 में नहीं है? प्रतिकृति की उत्पत्ति ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये होता है। प्रतिबंधन स्थल ये भी होता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ये भी होता है। टीडीएनए पीबीआर 322 का हिस्सा नहीं है। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आप याद रखेंगे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के बारे में। पीबीआर 322 में दो तरह के प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होता है। पहला AMPR और दूसरा TETR, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो पीबीआर 322 में ये दो जीन अवेलेबल होते हैं। इन दोनों जीन के सहायता से पीबीआर 322 के पास एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 40, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पीबीआर 322 प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है। जब इसकी जगह पर कोई बाहरी जीन को निवेश करा दिया जाएगा तो इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन पर भी कोई बाहरी जीन को निवेश करा दिया जाएगा तो उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएगा। ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? तो डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। मिथेनोजेन बैक्टीरियम के बारे में याद रखेंगे। मिथेनो बैक्टीरियम का काम होता है मीथेन गैस का उत्पादन करना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो इसके बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा था। बैसिलस thuringiensis जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन बनाता है और इस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन के नाम से जानते हैं और यह क्राई प्रोटीन बॉलवर्म प्रजाति के कीटों को मारने के लिए जिम्मेदार होता है। HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV का जो वायरस होता है हेल्पर टी कोशिका पर आक्रमण करता है। जैसे ही HIV का वायरस शरीर में आता है, हेल्पर टी कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को बताने का कोशिश करता है कि हमारे शरीर में कोई रोगजनक आ चुका है। ठीक उससे पहले ही HIV इस हेल्पर टी कोशिका को मार देता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र को HIV के आगमन का पता नहीं चल पाता है और HIV धीरे धीरे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को बिल्कुल कमजोर कर देता है। अंत में HIV एड्स नामक बीमारी में बदल जाता है। जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को लीचिंग यानी कि निछालन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 45, रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता 20 से 25 मिलियन है। यहाँ से याद रखेंगे RH विटेकर के अनुसार वर्तमान समय में वैश्विक जातियों की संख्या 7 मिलियन है, जिसमें से सबसे ज्यादा जातियां करीब 70% जंतुओं की है, जबकि 22% जातियां पौधों की है और 8% जातियां सूक्ष्म जीवों की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 46, भारत की जैव विविधता
विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो बायोडाइवर्सिटी है विश्व के तुलना में 2.4% है। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। इस विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का क्या कारण था? तो विलोपन का कारण इसमें क्या था? विदेशी जातियों का आगमन। जब सिचलिड मछलियों को विक्टोरिया झील में डाला गया तो लगभग विक्टोरिया झील में 200 से अधिक अन्य मछलियों की जातियों का विलोपन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? विश्वव्यापी उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। जीवाश्म ईंधन का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा CO2 गैस का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा और ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे वनों की कटाई होगी CO2 का खपत कम हो जाएगा और ये भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। जनसंख्या विस्फोट, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मानव संसाधनों का उपयोग ज़्यादा करेंगे और जैसे संसाधनों का उपयोग होगा वैसे वैसे CO2 का लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वनोन्मूलन, जनसंख्या विस्फोट, ये तीनों विश्वव्यापी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। ऊर्जा का प्रयोग, दक्षता में उन्नति, इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? यानी गलत कथन का पहचान करना है। ये चक्रीय है, यह शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, संसाधन का अधिकतम उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, जैविक खेतों में जैव उर्वरकों का प्रयोग होता है। यही विकल्प असत्य हो जाएगा। यहाँ से याद रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा जैविक खेती सिक्किम राज्य में किया जाता है। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी गलत कथन का चयन करना है। तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, बिल्कुल सही है। तापक्रम विषुवतीय रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा से जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ तापमान कम होता है तो टेम्परेचर घट जाएगा। इसके जस्ट विपरीत ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तापक्रम घटने लगता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापक्रम बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। यही कथन असत्य दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 51। वांछित विशेषकों ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो पॉपुलेशन लेवल यानी कि समष्टि स्तर पर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 52। मानव समष्टि की आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम, जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि, सिंपल बात है, जब क्रम ही घटते क्रम है तो जो समष्टि यानी कि पॉपुलेशन वो भी क्या होगा? घट रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? यानी पूरे जीवन काल में एक ही बार जीव को उत्पन्न करता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रशांत महासागरीय, साल्मोन मछली और बांस। बांस अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्पासन करता है। 5 बार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण था? तो संसाधनों का विकास है, यही प्रमुख कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो तंबाकू सही उत्तर हो जाएगा। तंबाकू के बारे में याद रखेंगे, तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है। यही निकोटीन जब हमारे ब्लड में घुल जाता है तो एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिससे हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर को अस्थायी ऊर्जा का आभास होता है। और जैसे ही निकोटीन का प्रभाव खत्म हो जाता है वैसे ही ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और अस्थायी से जो ऊर्जा प्राप्त महसूस हो रहा था वो होना बंद हो जाता है। या निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो जीवाणु अवर कवक। जीवाणु अवर कवक को अपघटक कहा जाता है। ये मृत शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटन करने का काम करते हैं। तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण है? यहाँ से मैं आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। जब लाल पुष्प का क्रॉस सफ़ेद पुष्प के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? तो देखिए, गुलाबी पुष्प कैसे प्राप्त होंगे? यहाँ से लाल पुष्प का जो जीन होगा पूरे तरह से अपने लक्षण को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया होगा। और जब कोई भी एक जीन अपने लक्षण को पूरे तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो इसको अप्रभाविता कहा जाता है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
कथन असत्य है, यहाँ भी गलत कथन का चयन करना है। लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, बिल्कुल सही है। कारक विविक्त होते हैं, यह भी सही है। मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, ये भी सही दिया गया है। जैसे आप जानते हैं लंबाई का दो रूप होता है, लंबा और बौना। बीज के आकार का भी दो रूप होता है, गोल और झुर्रीदार। तो मटर में कारक जोड़े में होते हैं। एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत है। एलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, जबकि एलील आपस में मिलते ही नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। यही असत्य कथन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 59। स्वतंत्र अपवहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? एलील का सम्मिश्रण नहीं होना। एक युग्म के एलील युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। एलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, यह भी सही है। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। स्वतंत्र अपवहन के नियम के अनुसार ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र अपवहन के नियम में होता क्या है? तो जो भी कोई दो जोड़ा वाला जीन होता है, वो दोनों जोड़ा का जीन अपना अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसी को स्वतंत्र अपवहन का नियम कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 60। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वंशागति का क्रोमोसोमल थ्योरी सटन और बोवेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। यहाँ से आप याद रखेंगे मेंडल ने आनुवंशिकता का कंसेप्ट दिया था, जबकि मॉर्गन ने सहलगनता का कंसेप्ट दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों क्रोमोसोमीय विकार है, जबकि हीमोफीलिया क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने की वजह से होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने की वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी के होने की वजह से हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में 45 क्रोमोसोम होता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में 47 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में 47 गुणसूत्र होता है। हीमोफीलिया में यदि थोड़ा सा भी चोट लग जाए किसी व्यक्ति को, तो इसमें खून ज़्यादा गिरने लगता है, ब्लड का फ्लो रुकता ही नहीं है। इस वजह से इसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो विल्कन्स और फ्रैंकलिन, इन दोनों ने एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा दिया था, जबकि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। हर्शे एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए था। हमने देखा था कि हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज और जीवाणु पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। बैक्टीरियोफेज में डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, जबकि यही जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज से निकलकर जीवाणु के अंदर चला जा रहा था और इससे स्पष्ट हो जा रहा था कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो डीएनए ही क्या आनुवांशिक पदार्थ है। हर्शे और चेज ने सर्वमान्य रूप से यह साबित किया था कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन समापन कोडॉन नहीं है? यानी कि इसमें से स्टॉप कोडॉन नहीं है। हमने पहले ही बताया था टोटल कोडॉन की संख्या 64 होता है, जिसमें से 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAG, UGA और UAA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, जबकि AUG स्टार्ट कोडॉन है। इसी कोडॉन की वजह से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 65। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ? तो टीआरएनए सजातीय टीआरएनए से एमिनो अम्ल को जोड़ना, यही टीआरएनए के आवेशीकरण का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो इसमें से कैंसर असंक्रामक रोग है। एड्स, मलेरिया, टाइफाइड, ये संक्रामक रोग होते हैं, ये सभी संक्रामक रोग हैं। एड्स HIV की वजह से होता है, जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटिस्टा की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड नामक बीमारी होता है। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? PMNL यानी पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी ऐसा WBC जिसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो, तो न्यूट्रोफिल को PMNL कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस की संख्या 5 हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? यानी कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है? तो शुरुआती कुछ दिनों का जो दूध होता है वो हल्का पीला गाढ़ा कलर का होता है, इसी को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि माँ के दूध में IgA नामक एंटीबॉडी पाया जाता है। यहाँ से IgG के बारे में याद रखना है, ये सबसे छोटा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाता है। इस वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के शरीर में चला जाता है और बच्चे के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। डाई एसिटिल मार्फिन क्या है? तो डाई एसिटिल मार्फिन हेरोइन होता है। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 70। विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो
जाल परीक्षण टाइफाइड के लिए चलाया जाता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु की वजह से होता है। एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया नाम का बुखार होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो से अच्छे से सीख रहे होंगे। कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए दोबारा लाता रहूं। धन्यवाद।